नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। तो साथियों, आरआरबी एएलपी के एग्जाम के बाद आपका पेपर अब आरआरबी जेई और टेक्नीशियन का अभी सबसे पहले है। आज के इस वीडियो में आरआरबी जेई और टेक्नीशियन 2026 में जिनका पेपर अभी है, देखिए जेई का पेपर आपका 19 फरवरी को है, ठीक है, 19 फरवरी से स्टार्ट है और जो टेक्नीशियन का पेपर है वो आपका मार्च में है, स्टार्टिंग में ही। तो आज के इस वीडियो में आरआरबी जेई और टेक्नीशियन के लिए साइंस के मोस्ट 100 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि अभी लेटेस्ट पैटर्न पर आपका देखिए रेलवे के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस हैं और बाकी के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि आने वाले शिफ्टों में अब आपसे रेलवे पूछ सकता है अभी लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास को कंप्लीट देख लेना है। आरआरबी जेई का अगर आपने सिटी इंटीमेशन चेक कर लिया है तो आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा आपका पेपर और कब और किस शिफ्ट में है। और देखिए टेक्नीशियन वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और रामबाण सेशन है, क्योंकि टेक्नीशियन में 40 नंबर का साइंस है, ये फिक्स है कि पूछेगा ही, एएलपी की तरह तो नहीं होने वाला है। और जेई में 30 नंबर का आपका साइंस है जो कि पूछा ही जाएगा। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर देखना है। साथियों, आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा ये क्लास आप जेई के लिए देख रहे हैं या टेक्नीशियन के लिए देख रहे हैं। दोनों ही एग्जाम के लिए ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात दिए गए रंग और माध्यमों के जोड़े के लिए नियत है, यह कौन सा नियम है? भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बताइएगा क्या आंसर हो सकता है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात दिए गए रंग और माध्यमों के जोड़े के लिए नियत है, यह कौन सा नियम है? तो आप सभी को पता होगा यह नियम स्नेल का नियम है। स्नेल का नियम आप सभी को अगर नहीं पता है तो याद रखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। स्नेल का नियम बराबर होता है साइन आई बाई साइन आर, ठीक है, साइन आर इक्वल टू n2 माइनस n1, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये स्नेल का नियम है जो कि डायरेक्ट आपके पेपर में भी आता है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो बात बताई गई है ये स्नेल के नियम की परिभाषा देती है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नींबू के रस में खट्टा स्वाद होता है क्योंकि इसमें क्या होते हैं, बताइए। तो नींबू के रस में खट्टा स्वाद होता है क्योंकि इसमें क्या होता है भाई? तो करेक्ट आएगा अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा अम्ल। अगला, एक परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को किस रूप में जाना जाता है? आपसे ये नहीं पूछा गया है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के योगफल को क्या कहते हैं, तब तो आपका आंसर द्रव्यमान संख्या हो जाता। लेकिन क्वेश्चन दूसरा है, कंफ्यूज नहीं होना। एक परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के रूप में क्या जाना जाता है? तो अवोगाद्रो की संख्या जिसको आप बोलते हैं। और अवोगाद्रो की संख्या का मान भी आपसे पेपर में पूछा जाता है, जो कि होता है 6.022 इंटू 10 का पावर 23, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, अमीबियासिस क्या उत्पन्न करता है? बताइए अमीबियासिस से इनमें से कौन सा रोग है जो कि उत्पन्न होता है? तो याद रखेंगे पेचिस। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा। पेचिस के लिए जो उत्तरदायी है वो है एंट अमीबा, यानी जिसको हम अमीबियासिस बोलते हैं, जो कि पेचिस रोग को उत्पन्न करता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एथेनॉल का उपयोग है? बताइए इनमें से कौन सा एथेनॉल का उपयोग है, यानी एथेनॉल का उपयोग हम इनमें से कहाँ कर सकते हैं? तो मादक पेय में, बिल्कुल, शराब में तो करते ही हैं, खांसी के सिरप में भी करते हैं और पेंट विनिर्माण में भी एथेनॉल का उपयोग करते हैं। तो सभी विकल्प सही है। ऑप्शन नंबर डी एथेनॉल, जो कि अल्कोहल है और इसका रासायनिक फॉर्मूला आपसे पेपर में पूछा जाता है, तो याद रखना वो होता है आपका C2H5OH। ये साथियों अल्कोहल का सूत्र होता है। अगला है, इकाई क्षेत्र पर बल किसे कहा जाता है? बताइए इकाई क्षेत्र पर बल किसे कहा जाता है? तो इकाई क्षेत्र पर बल हम दाब को कहते हैं, दाब यानी प्रेशर, ठीक है। प्रेशर, दाब का मात्रक अगर आपसे पेपर में पूछे तो पास्कल होता है, याद रखना। और दाब बराबर होता है साथियों F/A, यानी इसको हम बोल सकते हैं कि बल बटे एरिया यानी क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्र, याद रखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लास अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद
दूध उत्पन्न करने के लिए उत्तेजित करता है। क्लास आपको बिल्कुल फास्ट करवा रहे हैं ताकि कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पढ़ सकें। तो निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है जो बच्चे के जन्म के बाद दूध उत्पन्न करने के लिए उत्तेजित करता है? देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन अगर आप आंसर कर रहे हैं तो बिल्कुल करेक्ट है, याद रखेंगे सभी। किसी पदार्थ के 1 मोल में उपस्थित परमाणुओं या अणुओं या आयनों की संख्या को क्या कहा जाता है? देखिए किसी पदार्थ के 1 मोल में उपस्थित परमाणुओं या अणुओं या आयनों की संख्या को ही हम अवोगाद्रो संख्या बोलते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। इसकी इकाई क्या होती है? तो इसकी इकाई होती है मोल इनवर्स या फिर प्रति मोल, आप याद रखेंगे प्रति मोल, ठीक है, प्रति मोल। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखिएगा। जब सफेद प्रकाश जो कि 7 रंगों का मिश्रण है कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो विक्षेपण क्यों होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सफेद प्रकाश के 7 रंग एक कांच के प्रिज्म के माध्यम से विभिन्न गति से यात्रा करते हैं भाई। आगे अगला क्वेश्चन है, यदि एक उत्तल दर्पण के वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए जो फोकस दूरी होती है ना साथियों, जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। सिंपल सा बात है, F = होता है R/2। तो यहाँ R का मान अगर आपको दिया हुआ है 24, तो 24/2 हम करेंगे तो 12 आएगा, और 12 यही फोकस दूरी का मान होगा, यानी F = 12 होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला CaOCl2 यौगिक का सामान्य नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम अगर आपसे पूछे तो वो तो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या फिर इसको हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के नाम से भी जानते हैं, लेकिन इसका सामान्य नाम होता है विरंजक चूर्ण। देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों 4 दिन मैंने क्लास नहीं कराया क्योंकि मेरी सेहत बहुत ही खराब थी, और आज से ठीक लग रहा है, तो फिर मैं आपके लिए क्लासेस फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए करेक्ट आंसर होगा विरंजक चूर्ण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें अधिक मात्रा में देखिए किसके अधिक मात्रा में होने के कारण चॉकलेट सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं? तो निम्नलिखित में से किसके अधिक मात्रा में होने के कारण चॉकलेट जो है सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं भाई? तो देखिए करेक्ट आएगा सीसा के अधिक मात्रा होने के कारण, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। सोनार का पूर्ण रूप क्या होता है? सोनार का उपयोग जो है साथियों समुद्री यान में किया जाता है, समुद्र की गहराई वगैरह का पता लगाने में। और सोनार का पूर्ण रूप आपसे पूछा जा रहा है, जो कि होता है साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सोनार का फुल फॉर्म याद रखना साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग होता है। निम्न में से कौन माध्यम के घनत्व में एक ध्वनि तरंग के पूर्ण दोलन के लिए लिया गया समय है? बताइए निम्न में से कौन माध्यम के घनत्व में एक ध्वनि तरंग के पूर्ण दोलन के लिए लिया गया समय है? तो देखिए करेक्ट होगा समय अवधि। समय अवधि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। मानव शरीर के किस भाग में बिली उपस्थित रहता है? मैंने कई बार आपको ये क्वेश्चन पढ़ाया है, और ये जो बिली है ये आपका छोटी हाथ में मौजूद होता है, याद रखना। ये छोटी हाथ का फोटो आप देख पा रहे हैं, ठीक है। इसी को जूम करके यहाँ पर दिखाया गया है, और देखो यहाँ पर बिली होता है, यहाँ पर कुछ यहाँ पर ये बिली होता है, इसको भी जूम करके यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बेसिकली याद रखना है कि बिली छोटी आंत का भाग होता है। देखिए बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी त्वरण की इकाई है, और त्वरण की इकाई होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा मीटर प्रति सेकंड, यानी इसको हम कह सकते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या फिर इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं कि मीटर प्रति सेकंड इनवर्स, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे देखिए, मानकीकृत पैमाने के साथ आधुनिक पारा थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानकीकृत पैमाने के साथ आधुनिक पारा थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो डेनियल ग्रेवियल फ़ारेनहाइट ने। तो डेनियल ग्रेवियल फ़ारेनहाइट ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो सीधी रेखा में चलने के लिए उत्तरदायी है? बताइए मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सीधी रेखा में चलने के लिए उत्तरदायी है? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा अनुमस्तिष्क। नेक्स्ट है, किस प्रकार का लेंस मानव नेत्रों में मौजूद एक प्राकृतिक लेंस है? साथियों हमारे आंखों में किस प्रकार का लेंस प्राकृतिक रूप से मौजूद रहता है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर सी। जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को परस्पर लगातार जोड़ा जाता है तो इन्हें किस रूप में जुड़ा हुआ कहा जाता है?
करेक्ट आएगा श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज में इसको जोड़ा जाता है ना श्रेणी क्रम। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोलाकार दर्पण के ध्रुव P से प्रमुख किरण केंद्र F की दूरी कितनी होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए, गोलाकार दर्पण के ध्रुव P से प्रमुख किरण केंद्र F की दूरी कितनी होती है भाई? तो करेक्ट आएगा, इसी को तो हम फोकस दूरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आर्किमिडीज ने आर्किमिडीज सिद्धांत की खोज के बाद क्या निर्धारित किया था? डबल स्टार मार्क कर लीजिए, इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आर्किमिडीज से संबंधित। तो बताइए, आर्किमिडीज ने आर्किमिडीज सिद्धांत की खोज के बाद क्या निर्धारित किया था? देखिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, राजा के मुकुट में सोने की शुद्धता। अगला, ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की जो पुनरावृत्ति होती है ये क्या कहलाती है? तो इसी को हम प्रतिध्वनि कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, प्रतिध्वनि। यदि एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है तो इसकी समय अवधि क्या होगी? अब सिंपल सा क्वेश्चन है, टाइम पीरियड बराबर आपका समय अवधि बराबर होता है 1/f यानी 1/ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर समय अवधि ही निकालना है, यानी टी का मान आपको निकालना है। टी बराबर 1 फ्रीक्वेंसी होगा, 1/ फ्रीक्वेंसी का मान 100 हर्ट्ज है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 0.01 सेकंड मान आपका निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। निम्नलिखित में से पादप हार्मोन कौन सा है? बताइए, इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है? तो देखिए, जिबरेलिन, ऑक्सिन, एब्सिसिक, ये तीनों ही पादप हार्मोन के उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग कौन सा है? डबल स्टार मार्क कर लीजिए, बताइए क्या आंसर होगा। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग कौन सा है? तो देखिए करेक्ट आएगा श्रवणग्राही। श्रवणग्राही जो है ये जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए क्या होता है? तो संवेदी अंग होता है भाई। चलिए आंसर करिए, ये जो अभिक्रिया आपको दी गई है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है ये आपको बताना है। साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है कि देखो, यहाँ पर जो है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन जो हटकर ऑक्सीजन के साथ जुड़ जा रहा है, और ये जो अभिक्रिया है इसी को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बताना है कि दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो यहाँ भी आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है, देखो साफ साफ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर देखिए, ये जो आयरन है, आयरन विस्थापित होकर, आयरन जो है ये विस्थापित हो चुका है। देखो आयरन यहाँ से हट के जो है ये अलग हो चुका है, विस्थापन इसका ये जो है साथियों डिस्प्लेस हो चुका है। तो इसी को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। केवल एक ही तत्व यहाँ डिस्प्लेस हुआ है, केवल आयरन, इसीलिए ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। एक ही तत्व केवल डिस्प्लेस हुआ है ना, इसीलिए इसको हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, यानी विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं भाई। आगे देखिए अगला है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की जो लौ होती है वो किस रंग की होती है? ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की जो लौ होती है वो चमकीला उजाला होता है, चमकीला उजाला। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? बताइए। तो भाई दूध से दही का बनना ये कैसा परिवर्तन है साथियों? तो दूध से दही का बनना जो है ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन का। विद्युत प्रवाह का एक सतत और संवरित पथ क्या कहलाता है? बताइए। विद्युत प्रवाह का एक सतत और संवरित पथ जो है इसको हम विद्युत परिपथ कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, विद्युत परिपथ। किसी बल के कारण चंद्रमा पृथ्वी के परित अपनी गोलाकार कक्षा में घूमता है। बताइए किस बल के कारण? तो साथियों, किस बल के कारण चंद्रमा पृथ्वी के परित अपनी गोलाकार कक्षा में घूमता है? याद रखिए, अभिकेंद्रीय बल के कारण, अपकेंद्रीय नहीं, अभिकेंद्रीय बल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठोस पदार्थों के ताप को बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, ठोस पदार्थों के ताप को बढ़ाने पर कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है भाई? बढ़ती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बढ़ती है। निम्नलिखित में से किसे पादप रोग विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है? बताइए। निम्नलिखित में से किसे पादप रोग विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, एंटोन डी वेरी। एंटोन डी वेरी, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। बड़ी आंत का पहला भाग कौन सा होता है? बताइए।
देखिए, बड़ी आंत का जो पहला भाग होता है वो होता है सीकम। सीकम करेक्ट आएगा। सीकम लगभग 5 इंच लंबा और 3 इंच चौड़ा होता है। देखिए, सीकम का मुख्य कार्य भी आपसे पूछा जाता है, तो सीकम का मुख्य कार्य होता है, याद रखना, बिना पचे हुए भोजन और पानी को संग्रहित करना। डायरेक्ट पूछा जाता है कि बड़ी आंत का जो भाग होता है सीकम, इसका कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है, मुख्य कार्य यही होता है कि बिना पचे हुए भोजन और पानी को संग्रहित करना। सापेक्ष गति में परस्पर क्रिया करने वाली दो सतहों के बीच कार्यरत घर्षण बल क्या है? सापेक्ष गति में परस्पर क्रिया करने वाली दो सतहों के बीच कार्यरत जो घर्षण बल होता है वो होता है गतिशील घर्षण। ऑप्शन नंबर बी राइट है, गतिशील घर्षण। एरिन किसे कहते हैं बताइएगा भाई, एरिन किसे कहते हैं? तो देखिए, एरिन जो होता है एक सुगंधित हाइड्रोकार्बन होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, सुगंधित हाइड्रोकार्बन। ठोस कण की इकाई क्या है भाई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पेपर में आता है। देखिए, ठोस कोण की जो इकाई है वो होती है स्टेरेडियन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, स्टेरेडियन। अगला क्वेश्चन है, आकर्षण बल सबसे कम प्रभावी किसमें होते हैं? देखिए, ये क्वेश्चन सारे एनसीईआरटी के हैं और आपके पैटर्न पर हैं, जो ग्रुप डी का सिलेबस है उसी के मक्कना ग्रुप डी एलपी टेक्नीशियन जेई में जो आपका सिलेबस रहता है, रेलवे का खास तौर पे ओवरऑल एग्जाम में जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो जो टॉपिक वो कवर करता है, जिन जिन चैप्टर से लेता है, जिन जिन क्लास के एनसीईआरटी से आपसे क्वेश्चन पूछता है, वही टॉपिक्स आपको प्रॉपर तरीके से ये क्वेश्चंस करवा रहे हैं। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, अगर आप पैटर्न समझते हैं, तो आपको ये खुद पता चल रहा है कि ये क्वेश्चंस मैंने एक भी बाहर से नहीं लिया है, सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके सिलेबस के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है। तो ध्यान से ये क्लासेस आपको देखने हैं। करंट अफेयर्स के भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस अभी आएंगे, उसको भी आपको देखना है। तो आकर्षण बल सबसे कम प्रभावी किसमें होता है? करेक्ट आएगा गैस में। गैस अगर आप आंसर कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मेलाकाइट इनमें से किसका एक अयस्क है? देखिए साथियों, मेलाकाइट जो है ना, ये कॉपर यानी तांबा का एक अयस्क होता है। तो कॉपर यानी तांबा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। कोक का महत्वपूर्ण उपयोग क्या है बताइएगा? देखिए, कोक जो होता है इसका महत्वपूर्ण उपयोग क्या है? तो कोक का महत्वपूर्ण उपयोग है धातुओं के निष्कर्षण में एक कारक के रूप में। कोक का एक महत्वपूर्ण उपयोग क्या है? तो कोक का महत्वपूर्ण उपयोग होता है धातुओं के निष्कर्षण में एक कारक के रूप में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। कोक का महत्वपूर्ण उपयोग कहाँ होता है? तो धातुओं के निष्कर्षण में एक कारक के रूप में। देखिए, इनमें से कौन सी गैस है जो सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अम्ल वर्षा का कारण होती है? तो देखिए, यहाँ आपका करेक्ट आएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड भाई, NO2। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ये जो अभिक्रिया आपको दी गई है, इसमें किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है? साफ साफ देखने को मिल रहा है यार कि यहाँ पर देखो किसका ऑक्सीकरण हो रहा है। देखो आप यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, जो कि मैग्नीशियम और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल रहा है। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि किसका जो है ऑक्सीकरण हो रहा है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड में बदल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का। आगे देखिए, कांसे जो होता है, कांसा, ये किसका मिश्र धातु है? तो साथियों, कांसा जो होता है ना, ये तांबा और टीन का मिश्र धातु होता है भाई। देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, तांबा और टीन का। अगला, एक लंबा वृक्ष अपने अपशिष्ट उत्पादों को कहाँ संचित कर सकता है? बताइए, एक लंबा वृक्ष जो है यह अपने अपशिष्ट उत्पादों को कहाँ संचित कर सकता है? तो एक लंबा वृक्ष जो होता है अपने अपशिष्ट उत्पादों को कहाँ संचित कर सकता है? तो पुराने जाइलम में, यानी अंतकाष्ठ में। यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, पुराने जाइलम में। और याद रखना, अगर आपसे पूछे ना कि एक लंबा वृक्ष अपने अपशिष्ट उत्पादों को किस रूप में संचित करता है, तो गोंद और रेजिन के रूप में। गोंद और रेजिन के रूप में। कहाँ पर? तो पुराने जाइलम में। देखिए, निम्नलिखित अभिक्रिया में अपचयन होने वाला पदार्थ की पहचान करिए। अब यहाँ पर कौन अपचयन हो रहा है बताइए? कौन सा पदार्थ है जो कि अपचयन हो रहा है? अभी ऑक्सीकरण मैंने आपको बताया कि कौन सा पदार्थ ऑक्सीकरण हो रहा था, तो वहाँ पर मैंने बताया कार्बन मोनोऑक्साइड। अभी आपको ये जो रिएक्शन आपको दिख रहा है, इसमें बताना है कि कौन सा पदार्थ है जो कि साथियों अपचयन हो रहा है। और यहाँ पर साफ साफ आप देख पा रहे हैं कि अपचयन होने वाला जो पदार्थ है वो कौन सा है। देखो, जिंक ऑक्साइड टूट रहा है ना, जिंक, और यहाँ पर जो है कार्बन मोनोऑक्साइड में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय हरित शैवाल है? बताइए, इनमें से कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है भाई? तो ऑप्शन नंबर डी, याद रखना, क्ले
माइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास जो है एक कोशिकीय हरित शैवाल होता है। आगे देखिए, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है वर्क। पृथ्वी पर भार है ना, तो इसका मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, m इंटू जी करते हैं। m का मान 10 दिया हुआ है, g का मान भी 10 है, तो इसको सॉल्व करोगे आप तो 100 न्यूटन आपका मान निकल के आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि के लिए सत्य है? तो ए में लिखा हुआ है एल्युमिनियम में ध्वनि की गति 6420 मीटर प्रति सेकंड होती है, जो कि बिल्कुल सही है भाई। निकल में ध्वनि की गति जो है देखिए यहाँ पर 6240 मीटर प्रति सेकंड लिखा हुआ है, जो कि गलत है, क्योंकि निकल में जो ध्वनि की गति होती है वो होती है 6040 यानी 6040 मीटर प्रति सेकंड, तो ये तो गलत है, यानी केवल ए ही सत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, केवल ए सत्य है, बी गलत है आपका। ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 kg के द्रव्यमान वाली एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ चलती है, तो वस्तु के पास गतिज ऊर्जा क्या होगी? गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ mv², तो हाफ m का मान 30, v का स्क्वायर यानी 25, 5 का स्क्वायर 25 होता है ना, तो इसको काटोगे तो 15 आएगा, 15 को 25 से गुना करोगे तो 375 आंसर आएगा। और आप सभी को पता है कि भाई देखिए, गतिज ऊर्जा की इकाई क्या होती है? तो जूल होती है, तो 375 जूल यहाँ आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, नेक्स्ट ये होमवर्क नहीं, इसका मैं आंसर ही आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये मैंने पहले आपको बताया था कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्कास में यानी गुर्दे की पथरी बनाने वाले यानी देखिए किडनी में जो स्टोन होता है वो किस यौगिक का होता है? तो ये कैल्शियम ऑक्जेलेट का होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का 10% नियम देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? भाई वह वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने ऊर्जा का 10% नियम दिया था? ऊर्जा का 10% नियम यानी एक कोशीय स्तर से जब दूसरे कोशीय स्तर पर जाता है, ऊर्जा का ट्रांसफर होता है, तो उसमें 10% की कमी आती है। यह नियम किसने दिया था? यही आपसे पूछा जा रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन भी है। तो ये लिंडमैन ने इस नियम को दिया था। देखो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिंडमैन। अगला, निम्न में से कौन सा पदार्थ है जो कि जैव निम्नीकरणीय है? इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैव निम्नीकरणीय यानी बायोडिग्रेडेबल कौन है? तो ऊन बायोडिग्रेडेबल है, बाकी ये तीनों जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। निम्न प्रकार के उष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो कार्बोरेटर का प्रयोग पेट्रोल इंजन में होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, पेट्रोल इंजन। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? बताइए, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो फोटोवोल्टिक सेल के द्वारा। देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा साथियों, फोटोवोल्टिक सेल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार की हेडलाइट में उपयोग किए जाने वाला दर्पण कौन सा है? देखिए कार का जो हेडलाइट होता है ना, उसमें उपयोग किया जाने वाला जो दर्पण है वो कौन सा है? तो याद रखेंगे अवतल दर्पण। करेक्ट है साथियों, ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण। वह दूरी जिस पर पृथ्वी की औसत त्रिज्या 1 आर्क सेकंड का कोण अंतरित करती है क्या कहलाती है? बताइए, वह दूरी जिस पर पृथ्वी की औसत त्रिज्या 1 आर्क सेकंड का कोण अंतरित करती है, इसको 1 पारसेक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 1 पारसेक। ठीक है, जब बस अचानक से चलती है तो यात्री को पीछे की ओर धक्का लगना, ये किस नियम का उदाहरण है? ये न्यूटन के पहले नियम का उदाहरण है भाई, जिसको जड़त्व का नियम कहते हैं। अगला, बल की प्रकृति का पता हमें किस नियम से लगता है? तो बल की प्रकृति का नियम का पता हमें द्वितीय नियम से लगता है, न्यूटन के द्वितीय नियम से। ठीक है, जो कि आप सभी को पता है कि F इंटू होता है M इंटू A। ये जो है ये किस नियम से प्राप्त होता है? तो द्वितीय नियम से ही प्राप्त होता है। न्यूटन ने गति के नियम कब दिए थे? अब देखिए, न्यूटन ने गति के नियम दिए थे 1687 में, 1687 ऑप्शन नंबर सी। और किस पुस्तक में? तो भाई उस पुस्तक का नाम था फिलोसॉफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, बॉल बियरिंग में कौन सा घर्षण बल काम करता है? देखिए बॉल बियरिंग में कौन सा घर्षण बल है जो कि काम करता है? याद रखना, लोटनिक घर्षण, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, लोटनिक घर्षण। भाई निम्न में से किसे माध्यम की आवश्यकता होती है? देखिए साथियों, ध्वनि तरंग जो होती है ना, ध्वनि तरंग बिना माध्यम में पार नहीं कर सकता है, क्योंकि देखिए ध्वनि तरंग निर्वात में पार नहीं करता है, इसको माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्वनि तरंग। जब माध्यम के कण के कंपन की दिशा तरंग की गति के दिशा के अनुदिश हो तो वह क्या कहलाता है? देखिए, जब माध्यम के कण के कंपन की दिशा ध्वनि के
ध्वनि आपका ना तरंग के गति की दिशा के अनुदिश हो तो इसी को हम अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, और ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। अनुदैर्ध्य तरंग जो होता है ये ध्वनि तरंग होता है, याद रखना। और ये अनुप्रस्थ तरंग जो होती है ये प्रकाश तरंग होती है, प्रकाश किरणें होती हैं, प्रकाश तरंग हम कह सकते हैं। अगला, माध्यम का कण 1 सेकंड में जितनी बार कंपन करता है इसको क्या कहते हैं? तो मध्यम का कण 1 सेकंड में जितनी बार कंपन करता है इसी को हम आवृत्ति कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। देखिए, कोई कण एक कंपन को पूरा करने में जो समय लेता है उसे क्या कहते हैं? तो कोई कण एक कंपन को पूरा करने में जो समय लेता है उसी को हम आवर्तकाल कहते हैं। अगला, ध्वनि का तारत्व यानी पिच किस पर निर्भर करता है? ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ध्वनि वाला, अभी ग्रुप डी में भी बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो याद रखिए उसकी आवृत्ति पर, फ्रीक्वेंसी पर। देखिए, m द्रव्यमान का एक पिंड जो r वृत्त की त्रिज्या में घूम रहा है, तो निम्न में से कौन अभिकेंद्री बल का सही सूत्र है? तो अभिकेंद्री बल का सही सूत्र होता है mv²/r। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, m द्रव्यमान का एक पिंड जो r वृत्त की त्रिज्या से घूम रहा है, तो निम्न में से कौन सा अभिकेंद्री बल का सही सूत्र है? तो ऑप्शन नंबर डी। 10 kg द्रव्यमान की एक वस्तु है जो कि 4 मीटर प्रति सेकंड के साथ त्वरित होती है, तो उस पर लगने वाला बल कितना होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। बल यानी F = होता है m/g, तो 10 × 4 हम करेंगे तो 40 न्यूटन इसका आंसर निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 400 न्यूटन का एक बल 50 kg द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगा है, तो उसमें उत्पन्न होने वाला त्वरण बताइए। वही सूत्र आपका लगेगा कि वर्क = m/g। वर्क का मान दिया हुआ है 400 न्यूटन, m का मान दिया हुआ है 50 kg, और g यानी एक्सेलरेशन का मान आपको निकालना है, माफ करना, m/a होगा यहाँ, m/a। तो a का मान आपको निकालना है, तो a = हो जाएगा 400/50। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 8 आपका आंसर आएगा। 400 से 8 बार में कट जाएगा, तो 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। उत्तल लेंस किस प्रकार का प्रतिबिंब नहीं बनाता है? तो याद रखना, उत्तल लेंस पूछा है, दर्पण नहीं। तो उत्तल लेंस जो होता है कभी भी आभासी और छोटा प्रतिबिंब नहीं बनाता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। स्नेल का नियम किससे संबंधित है? तो स्नेल का नियम का सूत्र भी मैंने अभी आपको बताया, और स्नेल का नियम जो है वो प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है, परावर्तन से नहीं, अपवर्तन से। स्नेल का नियम sin I/sin r, ठीक है, = n2 - n1, याद रखना ये। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में जब वस्तु 2f1 पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिबिंब 2f2 पर बनेगा। भाई डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, याद रखना। वस्तु के आकार का ही प्रतिबिंब किस में बनता है? तो वस्तु के आकार का ही प्रतिबिंब समतल दर्पण में बनता है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर आरोपित बल और बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल को क्या कहा जाता है? तो किसी वस्तु पर आरोपित बल और बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल को यानी F/d, इसको हम क्या कहते हैं? तो इसी को हम क्या कहते हैं भाई? इसको हम शक्ति, माफ करना, इसी को हम जो है कार्य कहते हैं, वर्क। याद रखना, वर्क = F/d होता है। आगे देखिए, कार्य की गति को कौन मापता है? तो कार्य करने की जो दर होता है वही शक्ति होता है। ऑप्शन नंबर डी, शक्ति करेक्ट होगा। किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाने पर यदि वस्तु का विस्थापन भी 1 मीटर हो तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो वर्क = 1 × 1 यहाँ दिया हुआ है, तो 1 ही आंसर आएगा, यानी 1 जूल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा, जिसको खाने वाला सोडा बोलते हैं, NaHCO3। आपका आंसर होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सोडियम हाइड्रोक्साइड किसका रासायनिक नाम है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, ये किसका रासायनिक नाम है? तो कास्टिक सोडा का। कास्टिक सोडा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसके मिश्रण से अम्लराज बनता है? अम्लराज यानी एक्वारेजिया। जब साथियों HCl और साथियों नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 जुड़ता है तो फिर अम्लराज बनता है। इसमें HCl 3 रेशियो में होता है और नाइट्रिक एसिड 1 के अनुपात में होता है, यानी ऑप्शन नंबर देखो, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, नाइट्रिक एसिड प्लस HCl। अगला क्वेश्चन है, अम्लराज में नाइट्रिक अम्ल एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl का अनुपात क्रमशः क्या रहता है? अभी मैंने बताया। तो यहाँ पहले नाइट्रिक अम्ल लिखा हुआ है यानी 1 होगा, और हाइड्रोक्लोरिक का 3 रेशियो में होता है यानी 1:3। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूने का पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसको हम सेलेक्ट लाइम बोलते हैं, CaOH2। तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन तत्व की सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? भाई 1 ही इलेक्ट्रॉन रहता है।
अगला क्वेश्चन है, ये जो सूत्र आपको दिया हुआ है इसका अर्थ क्या है, इसमें n का अर्थ क्या है। आप कितनी बार मैंने पढ़ा है कि साथियों कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या या ऊर्जा स्तर का हम इससे निर्धारण करते हैं 2n²। तो ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों होगा, कक्षा स्तर ऊर्जा स्तर दोनों हम कह सकते हैं n को। परमाणु के अंदर सबसे कम द्रव्यमान वाला कण कौन सा होता है, तो याद रखना इलेक्ट्रॉन होता है। नाभिक की खोज रदरफोर्ड द्वारा किस प्रयोग से की गई थी, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखना अल्फा कण प्रकीर्णन से। अगला, निम्न में से कौन सी धातु का गलनांक उच्च होता है, तो इनमें से कौन सी धातु है जिसका गलनांक उच्च है भाई। देखो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करेक्ट आएगा लोहा का, लोहा करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, निम्न में से कौन सी धातु की तन्यता अधिक है, तो सोना। तन्यता क्या होता है, धातुओं को पतले से पतले तार में ढलना, जो कि सोना का सबसे अधिक होता है। धातु ऑक्साइड जो होता है उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, तो याद रखना धातु की ऑक्साइड जो होती है वो क्षारीय प्रकृति की होती है। देखिए बोरेक्स या सुहागा कौन सी धातु का यौगिक है, सबसे पहले बोरेक्स का सूत्र आपको याद रखना है, सूत्र होता है Na2, ठीक है, B4O7 विथ 10H2O, ठीक है, विथ 10H2O। तो ये सोडियम का यौगिक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा सोडियम। अगला, वह यौगिक जिसे क्विक लाइम भी कहा जाता है, तो क्विक लाइम हम कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। सिलेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं, याद रखना। कार्बन में संयोजी उत्तकों की संख्या कितनी होती है, तो भाई 4 होती है साथियों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा 4। क्लास बिल्कुल फास्ट है। मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ पाई जाती है, सेरिब्रम में पाई जाती है। हृदय के बाएं भाग में कौन सा रक्त होता है, तो हृदय के बाएं भाग में शुद्ध रक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना एंजाइम वाला पाचक रस कौन सा होता है, बताइए। देखिए बिना एंजाइम वाला जो पाचक रस होता है वो होता है पित्त रस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा बाइल जूस। रक्त में कौन सी कोशिकाएं हैं जो कि नहीं पाई जाती हैं, याद रखेंगे रक्त में उपकला कोशिकाएं जो होती है ना ये बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है उपकला कोशिकाएं। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन कहाँ पर होता है, बताइए। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन कहाँ पर होता है, तो देखिए साथियों राइट आंसर होगा यकृत में यानी लीवर में। इनमें से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है, तो इनमें से कौन सा एक सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है, तो राइजोबियम। देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है राइजोबियम। जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में लाए जाते हैं किसके द्वारा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा क्रोमोसोम के द्वारा। मेंडल ने किस पौधे पर संकरण किया था, तो भाई मेंडल ने किस पौधे पर, गार्डन पी यानी मटर के पौधे पर संकरण किया था, तो मटर यानी गार्डन पी करेक्ट होगा। कोशिका का सबसे पहले पता किसने व कब लगाया था, तो कोशिका का सबसे पहले पता लगाया था रॉबर्ट हुक ने, और कब लगाया था, तो 1665 में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बताइए ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र अभी मैंने आपको बताया था, नहीं ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र वो तो अल्कोहल का बताया था। देखिए ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12 और O6 यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस कोशिका अंग से लाइसोसोम बनता है, कोशिका द्रव्य, गोल्जी इकाई, राइबोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, यही आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा। अब करेंट अफेयर्स के भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस में कराऊंगा, क्योंकि देखो जेई में 15 नंबर का आपका जनरल अवेयरनेस है, जिसमें से 12-13 क्वेश्चन तो आपको करेंट अफेयर्स के ही पूछे जाएंगे, ठीक है, जेई में। और टेक्नीशियन में 10 नंबर का आपका जनरल अवेयरनेस है, और 10 में से 10 क्वेश्चन आपको करेंट अफेयर्स के पूछे जाएंगे। तो करेंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको भी आपको पढ़ना है। चलिए वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।